में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 25 मई 2020 का द हिंदू समाचार पत्र। उससे पहले चलते हैं हम कल के प्रश्नों की तरफ। तो कल के प्रश्न कुछ इस प्रकार थे। निम्न में से कौन क्षेत्र भारत चीन सीमा विवाद से संबंधित है? गलवान घाटी, पंगांग त्सो, देमचुक, उपर्युक्त सभी। तो ये सभी आप भारत चीन सीमा से संबंधित क्षेत्र हमने डिस्कस किया है इनको। गलवान घाटी आपका जो है अक्साई चीन क्षेत्र में आता है। पंगांग त्सो लेक जो है ये भी आपका ये लद्दाख क्षेत्र में आता है और अक्साई चीन यानी भारत और चीन दोनों इस पर अपना क्लेम करते हैं। देमचुक ये भी एक गांव है जो भारत चीन सीमा से संबंधित है। तो उपर्युक्त सभी इसमें सही हो जाते हैं। निम्न में से कौन सा कपास उत्पादन क्षेत्र नहीं है? महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर नहीं आपको ध्यान देना है कि यानी कौन सा क्षेत्र नहीं है। तो हमने बात की थी कल, जो पश्चिमी भाग है भारत का वो मुख्यतः कपास उत्पादन क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश आपका गंगा के मैदान में आता है, इसमें कपास उत्पादन उतने अच्छे से नहीं होता है। तो डी विकल्प सही हो जाता है। बेलगाम या बेलगावी क्षेत्र विवाद किसके मध्य है? भारत बांग्लादेश जी नहीं, भारत नेपाल नहीं, महाराष्ट्र कर्नाटक। बिल्कुल सही। तो बेलगाम या बेलगावी एक जो है वो है गांव है जो महाराष्ट्र कहता है कि हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है, कर्नाटक कहता है हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है। ये आपको याद करने की आवश्यकता है। डार्क नेट क्या है? इसको हमने कल डिस्कस किया था। डार्क नेट मतलब क्या है कि जो नेट डार्क में चल रहा हो, अंधेरे में हो। अंधेरे का मतलब ये हुआ कि कोई गवर्नमेंट एजेंसी उस पर सर्विलांस ना कर रही हो, कोई इस पर मतलब कि जैसे जानकारियाँ छुपा के रखी गई हों। इसको मुख्यतः इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे ड्रग स्मगलिंग के लिए या ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए या पॉर्न वीडियोज़ जैसी चीज़ शेयर करने के लिए। मतलब जो भी इलीगल काम होते हैं उनको सब इंटरप्रेट फॉर्म में इंटरनेट का प्रयोग करके उसके माध्यम से किया जाता है। अब चलेंगे हम आज के समाचार पत्र की तरफ। तो सबसे पहली खबर इसमें है आपकी फ्लाइट एंड हेल्थ कर्व्स क्लाउड एयरलाइन ऑपरेशंस। तो जो फ्लाइट कर्व्स हैं और हेल्थ कर्व्स हैं उससे एयरलाइन ऑपरेशन को काफ़ी समस्या होने वाली है। क्या समस्या होने वाली हम देखेंगे। जैसे कि जानते हैं कि अलग अलग पैरामीटर्स हैं। मेनली जैसे अंतर्राष्ट्रीय जो प्लेन्स आएंगे, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें आएंगे, उनके लिए अलग मानक है। जैसे कि उनको कंपलसरी आइसोलेशन करना पड़ेगा, 7 दिन का पेड आइसोलेशन और 7 दिन का होम क्वारंटीन करना पड़ेगा। और जो डोमेस्टिक ट्रेवल्स हैं उनको जो है ये उनको चेक किया जाएगा, अगर उनमें कोई सिम्टम्स हैं तभी उनको क्वारंटीन किया जाएगा, नहीं तो नहीं किया जाएगा। तो जो मतलब कि अंतर है कि यानी और उसके अलावा एक और समस्या आती है, अलग अलग राज्य अपने अलग अलग मानक तय किए हुए हैं। जैसे केरला कहता है कि कंपलसरी क्वारंटीन करेंगे हम सभी को, और केरला, कर्नाटक और जो भी बाहर से आएंगे। अन्य राज्य कहते हैं, कुछ राज्य करें हम होम क्वारंटीन करेंगे। तो इससे क्या है, समस्या क्रिएट होने, कोलैबोरेशन में समस्या हो सकती है। कोविड-19 केसेस इंडिया नाउ इन टॉप 10। तो इंडिया अब 1,33,000 केसेस इंडिया में आ चुके हैं, जिससे अब टॉप 10 यानी उसने ईरान को पिछाड़ दिया है और 10वां सबसे ज़्यादा कंटामिनेटेड कंट्री बन गया है कोविड-19 से। स्पेशल ट्रेन टू नॉर्थ ईस्ट अटैक्ड इन बिहार। तो नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र के लिए एक स्पेशल ट्रेन जा रही थी जिस पे बिहार में हमला किया गया। क्यों हमला किया गया? तो जो बिहार के माइग्रेंट्स थे उस पर चढ़ना चाह रहे थे। तो भाई जाहिर सी बात है, जो वहाँ अंदर थे वो नहीं चाहेंगे कोई एक्स्ट्रा व्यक्ति चढ़े जिसके पास टिकट ना हो, जो पहले बुकड सीट ना हो, और ताकि हो सकता है क्योंकि ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, संक्रमण का चांसेस ज़्यादा हो रहेंगे। तो उन्होंने मना किया, तो उसी पर पत्थरबाजी की गई थी। ये थी उससे न्यूज़। छत्तीसगढ़ सीजे थ्रोस अ लाइफ लाइन टू स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। तो जो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस PR रामचंद्र मेनन, उन्होंने हेल्प की किसकी? एम्स रायपुर के जो छात्र थे। तो उन्होंने बताया कि जो एम्स रायपुर के छात्र हैं ये कल के हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं। अगर इनसे हम हेल्प की उम्मीद करते हैं तो हमारा भी नैतिक दायित्व है कि हम इनको हेल्प करें। तो इसके बाद जो है वहाँ की छत्तीसगढ़ सरकार ने इस मामले को संज्ञान में लिया और उनको जल्द से बसें अरेंज कराई और उनको अपने नियत स्थान पर पहुँचाया सभी छात्रों को। अब इसके बाद लोकल न्यूज़ है, हम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट देखेंगे। DU लॉन्चेस ई प्लेटफॉर्म फॉर लर्निंग। तो जो दिल्ली विश्वविद्यालय है उन्होंने वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसमें आपका 1500 ई लेसन्स होंगे, 29,000 ई क्विजेज होंगे, 20 ई लैब्स होंगी और 50 ई लेक्चर्स होंगे। तो जो मतलब लॉकडाउन चल रहा है तो बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो, इसलिए दिल्ली विश्वविद्यालय ने ई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अगली न्यूज़ है, रिमूव बैरिकेड्स ड्यूरिंग नो चेकिंग RCP। जो कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं, दिल्ली के कमिश्नर हैं, उन्होंने बताया है कि जब चेकिंग ना हो रही हो तो उस समय बैरिकेड्स को हटा दिया जाए। तो एक अभी हाईकोर्ट ने एक मामला भी जो है एक निर्णय दिया था जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी बैरिकेड लगाने की वजह से। यानी कि बैरिकेड मतलब कोई जांच नहीं हुई थी, तब भी मेन रोड पे बैरिकेड लगा था जिससे टकरा के उसको रात में मृत्यु हो गई थी। तो उसे 75 लाख रुपए कंपनसेशन देने का निर्णय दिया है जो है हाई कोर्ट ने। तो उसी को मामले को संज्ञान रखते हुए दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि अगर चेकिंग नहीं लगी है तो बैरिकेड हटा दीजिए, भाई ये एक एक्सीडेंट का मेजर कारण हो सकता है। अगली न्यूज़ है, पैनल टू लुक इनटू सेफ्टी एस्पेक्ट ऑफ ब्रेथेलाइजर टेस्ट। तो ब्रेथेलाइजर टेस्ट
से क्या सुरक्षा होंगे, इसको चीज़ को एक दिल्ली हाई कोर्ट ने एक पैनल गठन किया है और वो देखेगा कि जो जैसे हमारे रेलवे ऑपरेशंस या एयरलाइन ऑपरेशंस से उनको स्टार्ट करने के पहले जो भी पायलट होते हैं एयरलाइन के, उनका ब्रेथलाइजर टेस्ट होता है। ब्रेथलाइजर टेस्ट मतलब क्या है, इनको एक मतलब मशीन में अपना जो है मुंह से हवा फूंकनी होती है, जिससे उसे पता चलता है कहीं उन्होंने ड्रिंक तो नहीं किया है या फिर कोई ऐसा नशीले पदार्थ का सेवन तो नहीं किया है, वो उनका स्वास्थ्य ठीक है कि नहीं, मानसिक स्थिति, ताकि वो पायलटिंग के लिए एलिजिबल है कि नहीं, ये चीज़ होता है। लेकिन समस्या यहाँ पर क्या आती है, जैसे मशीन तो बदली नहीं जाएगी हर बार। एक ही ब्रेथलाइजर मशीन से अगर कई पायलट्स का टेस्ट हुआ है तो उनकी मौत से वायरसेस भी, अगर कोई कोविड पेशेंट है उसमें से कोविड इन्फेक्टेड है, तो उसी मशीन के थ्रू जो भी ब्रेथलाइजर जिसका भी टेस्ट होगा वो सारे संक्रमित हो सकते हैं। तो वही है, दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी एक पैनल गठन किया है कि चेक किया जाए कि ब्रेथलाइजर टेस्ट क्या उचित होगा या अनुचित होगा, या इसका कोई बेहतर विकल्प होगा। यही चीज़ बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन पर भी लागू होती है। जैसे मान लीजिए किसी भी स्टाफ का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होता है तो बार बार अंगूठा उसी स्थान पर रखेगा। एक ही मशीन पर जैसे 10 स्टाफ रखते हैं और 10 में से कोई भी अगर कोविड इफेक्टेड है तो वो संक्रमण सबको हो सकता है। इसके लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने एक पैनल का गठन किया है। अगली न्यूज है, उड़ीसा वरीड ओवर एंट्री ऑफ ट्रेन्स विदाउट प्रियर इन्फॉर्मेशन। तो उड़ीसा चिंतित है कि बिना पहले पूर्व जानकारी के लिए जो ट्रेन की अनुमति दी जा रही है श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की, तो ये इसके लिए चिंतित है। जैसे पहले क्या था, सीमित श्रमिक स्पेशल ट्रेनें थी, तो जो भी जितनी जानकारी रहती थी, जिस राज्य में श्रमिक स्पेशल को जाना है, कितने आपके जो है पैसेंजर्स जा रहे हैं, सब डिटेल दे दी जाती थी। तो उसी हिसाब से वो राज्य पहले ही क्वारंटीन की तैयारियाँ और भी तैयारियाँ सब कर लेता था। लेकिन अब श्रमिक स्पेशल ट्रेनें लगभग 2600 कर दी गई हैं, तो लार्ज स्केल पर माइग्रेंट्स जा रहे हैं, तो वो डाटा शेयर नहीं कर पा रहे हैं राज्य सरकारों से, जिससे उड़ीसा सरकार ने चिंता जाहिर की है। अगली महत्वपूर्ण न्यूज है, फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल मेंबर रिमूव्ड। तो जो एक विदेशी न्यायाधिकरण जो है उसके एक सदस्य को हटा दिया गया है। तो मामला क्या है, मामला ये है, देखिए फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल क्या है पहले हम जानेंगे। फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल जो है आपका फॉरेनर्स एक्ट 1946 के तहत एक ऑर्डर जारी किया गया था, फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल ऑर्डर 1964। फॉरेनर्स एक्ट 1946 के तहत फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल ऑर्डर 1964 जारी किया गया था, जिसके तहत सभी जो है जिलाधिकारियों को शक्ति दी गई कि वो अपने ज़िले में फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल का गठन करें और जो है जो भी सस्पेक्टेड लोग हों उनको उन पे मामले को निर्णय दें कि ये लोग फॉरेनर्स हैं कि इंडियन है। अगर इंडियन नहीं है, फॉरेनर हैं, तो उनको जल्दी ही डिपोर्ट किया जाए। यानी कि किसी भी ज़िले में फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल वो किया जा सकता है, स्टेब्लिश किया जाता है। और किसके पास अधिकार होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास अधिकार होता है। तो ये हमने जाना फॉरेनर ट्राइब्यूनल के बारे में। अब हम जानेंगे न्यूज़ क्या है। तो असम में जो फॉरेनर ट्राइब्यूनल स्थापित किए गए हैं उनमें एक फॉरेनर ट्राइब्यूनल के जो मेंबर होते हैं, अच्छा एक चीज़ और ध्यान देने की आवश्यकता है, फॉरेनर ट्राइब्यूनल का मेंबर जरूरी नहीं कि वो कोई सेवानिवृत्त जज हो या जज हो, वो नॉर्मल एग्जीक्यूटिव पर्सन भी हो सकता है। ये चीज़ आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। तो असम के एक फॉरेनर ट्राइब्यूनल के एक मेंबर जो थे उन्होंने डोनेशन दी कोविड-19 के लिए, और डोनेशन के साथ नोट उन्होंने किया कि हमारा जो डोनेशन है, मैं जो पैसा दे रहा हूँ, ये तबलीगी जमात के लोगों के ट्रीटमेंट के लिए ना प्रयोग किया जाए। तो मतलब ये एक तरह से कहीं ना कहीं नॉन सेक्युलर स्टैंड था उनका। तो इसी आधार पे कि भाई जब आप जो है धर्म और जाति के आधार पर अपना डोनेशन दे रहे हैं तो आप बायस्ड हैं, जाहिर सी बात है, तो आपको फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल में बैठने का हक नहीं होगा। तो इसी आधार पर उनको फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल से हटा दिया गया, फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल के मेंबर के पद से हटा दिया गया है। अगली न्यूज है, जियो मार्ट गोज लाइव टू टेक ऑन अमेजन फ्लिपकार्ट। तो जैसे अमेजन और फ्लिपकार्ट डिलीवरी बिजनेस में, अब जियो मार्ट भी जो है डिलीवरी बिजनेस में आ चुका है। जियो मार्ट क्या है, ये आपकी जियो की एक असिस्टेंट कंपनी है, जियो जैसे कि रिलायंस का आपको पता ही होगा। अब अगली न्यूज़ है, एमिड्स कोविड-19 क्यूर्स ट्विटर कम्स टू द रेस्क्यू ऑफ सेवरल पेशेंट्स। तो जैसे कोविड-19 से सभी लोग परेशान हैं, तो बहुत से ट्विटर इसमें कितना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है, ये चीज़ बताया जा रहा है कि जैसे कि आप देखे होंगे सोनू सूद जो है हमारे बॉलीवुड एक्टर, काफ़ी सक्रिय रूप से ट्विटर में जो भी लोग मदद मांग रहे हैं उनकी सहायता कर रहे हैं। तो उसी हिसाब से यहाँ पे आदित्य ठाकरे जो वहाँ महाराष्ट्र के एनवायरमेंट मिनिस्टर, उन्होंने भी काफ़ी ट्वीट का रिप्लाई करते हुए हेल्प कराई। तो ये चीज़ बताया जा रहा है कि कैसे जो है आपका ट्विटर इसमें हेल्प कर रहा है। अब अगली न्यूज आपकी जो है वो उससे संबंधित है, सील एलजी पॉलीमर्स प्लांट सेज हाई कोर्ट। तो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो एलजी पॉलीमर्स प्लांट है, जो आपका विशाखापट्टनम गैस लीक ट्रेजेडी से संबंधित है, इसी में स्टायरीन गैस का लीक हुआ था, जिससे लगभग 15 से 20 लोगों की मृत्यु हो चुकी थी और आसपास हज़ारों लोग प्रभावित थे। तो ये कहा गया एलजी पॉलीमर्स प्लांट को सील कर दिया जाए। तो और भी क्या बातें कही आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने, इन्होंने कहा है कि देखो, जो आपने नया कार्य प्रणाली चालू की थी, आपने परमिशन ली थी कि नहीं, ये स्पष्ट नहीं है।
उसके बाद क्लियरेंस थी कि नहीं थी, और उसके बाद एक घटना के बाद इन्होंने स्टायरिन गैस जो बची थी शेष उसको साउथ कोरिया में ट्रांसपोर्ट कर दिया, तो उसके लिए आपने परमिशन ली कि नहीं ली। और जो बोला है जो डायरेक्टर्स हैं उनको भी बाहर विदेश जाने का या भागने का वो नहीं दिया जाए जब तक जांच पूरी नहीं जाती है। तो एलजी पॉलीमर्स प्लांट किससे संबंधित है, ये चीज़ आपको जानने की आवश्यकता है। अगली न्यूज हमारी टीटीडी बोर्ड चीफ डिफेंस डिसीजन टू सेल प्रॉपर्टीज़। जो तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम है, इसके तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम क्या है, यहाँ पे एक तिरुमाला तिरुपति मंदिर है, ये आपका कहाँ पर स्थित है, ये आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये भगवान विष्णु का एक अवतार है, लॉर्ड वेंकटेश्वर, उन्हीं का मंदिर है। तो वो मंदिर ये माना जाता है कि सबसे ज़्यादा डोनेशन ग्रहण करने वाला विश्व का मंदिर है ये। तो इसमें इतना हुआ था, इसको मैनेजमेंट के लिए एक बोर्ड बनाया गया है, इसको टीटीडी बोर्ड कहते हैं। तो जो भी इसकी प्रॉपर्टीज, तो अभी क्या है, अभी हाल में न्यूज़ किससे रिलेटेड है कि जो टीटीडी बोर्ड है उसने जो नॉन मतलब प्रॉफिट एसेट्स हैं, कुछ जैसे इनकी एसेट्स भी होती हैं मंदिर के नाम पर, जैसे कहीं ज़मीन हो गई या कोई बिल्डिंग हो गई इनकी होती है, तो उसको बेचने का निर्णय लिया है। तो जो विपक्ष है आंध्र प्रदेश का, उसने क्लेम किया है कि भाई ये उचित नहीं है, दोनों सत्ता पक्ष पर क्लेम किया है। तो अभी क्या बोला है, टीटीडी बोर्ड चीफ ने बोला है कि हम जो है हमने इसको बोर्ड ने एक सम्मत से निर्णय लिया है, और चूँकि ये जो एसेट्स हैं वो कोई प्रॉफिट नहीं दे रहे हैं, तो ये बोझ के रूप में इसको हम जो है बेचने का निर्णय ले रहे हैं पब्लिक ऑक्शनिंग के माध्यम से, पारदर्शी तरीके से। तो हमको यहाँ पे जानने की आवश्यकता है तिरुमाला तिरुपति मंदिर कहाँ पर स्थित है, आंध्र प्रदेश में। नो ट्रूप्स डिटेन्ड बाई चाइना आर्मी। तो जैसे कि आप जानते हैं इंडियन आर्मी और चाइनीज़ आर्मी के बीच में थोड़ा सा संघर्ष चल रहा था कई जगहों पे, जैसे लद्दाख में, सिक्किम में, यहाँ पर। तो एक खबर ये भी आ रही थी कि कुछ लोग कह रहे थे, कुछ अफवाहें उड़ रही थी कि भारतीय सेना के कुछ जवानों को चाइना ने जो है पकड़ लिया है। तो आर्मी ने क्लैरिफिकेशन दिया ऐसी कोई बात नहीं है। अगली न्यूज आपकी है नो डिले इन डिलीवरी ऑफ राफेल। फ्रांस ने कहा है कि राफेल की डिलीवरी में कोई देर नहीं होगी। तो राफेल क्या है, ये हमारा एक जो है मॉडर्न फाइटर जेट है जो हम फ्रांस से खरीद रहे हैं, और कोविड-19 की वजह से संभावनाएं जताई जा रही थी कि हो सकता है इसकी डिलीवरी में लेट हो, लेकिन उन्होंने बताया फ्रांस ने कि अभी कोई डिले नहीं होगा इसमें। 36 राफेल फाइटर्स हम इंडिया खरीदेगा फ्रांस से। एग्रेसिव पीएलए फ्लाउट्स प्रोटोकॉल्स। तो जो पीएलए है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, ये कहाँ की आर्मी है, चाइनीज़ आर्मी है। तो जो एग्रेसिव पीएलए है वो नॉर्मल प्रोटोकॉल्स को जो है फ्लाउट कर रही है, यानी नहीं मान रही है। तो हम जानेंगे क्या मामला है पूरा। जैसे कि आप जानते हैं भारत चीन का जो सीमा है वो अभी स्पष्ट रूप से रेखांकित नहीं है, उसे एलएसी बोलते हैं। भारत अपना जो भारत के हिसाब से एलएसी जो है और चाइना के हिसाब से एलएसी दोनों अलग है, तो यानी कि क्लैरिफिकेशन नहीं, इसी से मामला हमेशा गंभीर रहता है। तो अभी क्या हुआ है, हमने देखा पिछले हफ्ते से हम देख रहे हैं कैसे भारत चीन के सीमाओं के बीच संघर्ष चल रहा है। तो अभी जो है चीन जो है अभी कुछ बदलाव आए हैं, जैसे कि देखिए क्या क्या नई चीज़ें देखी गई। मतलब ये संघर्ष तो लगभग हमेशा होते रहते होंगे, आप देखते होंगे फेस ऑफ हर दूसरे महीने की न्यूज़ आती है, लेकिन ये फेस ऑफ जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है हम देखेंगे। तो पहले ही सबसे बड़ी बात है कि जैसे जो पेट्रोलिंग के लिए जवान आते हैं, नॉर्मली एक दर्जन या 2 दर्जन जवान आते हैं, यानी 15-20 जवान ही आते हैं, लेकिन अब इस बार देखा गया है कि चाइना 100 से ज़्यादा सैनिक अपने भेज रहा है। तो इससे थोड़ा इंटेंशन उसका गड़बड़ लगता है। और जो एक बड़ी बात देखी गई है कि नॉर्मली जो फेस ऑफ होता था तो उसमें थोड़ा हाथापाई होती थी, माइनर इंजरी होती थी, लेकिन अभी देखा गया है कि लगभग 70 भारतीय जवान घायल हुए हैं, थोड़ा उनको चोटें पहुंची हैं। तो इसका मतलब है कि मामला थोड़ा सा ज़्यादा गंभीर टाइप का है। और जो बात की गई है, एक बदलाव जो नया देखा गया स्टैंड में, जैसे ये चीज़ें नॉर्मल होती थी, लेकिन अभी क्या बदलाव देखा गया है, क्यों ये थोड़ा जो फेस ऑफ है ज़्यादा हाईलाइट किया गया है। तो पहले क्या था कि कुछ लिमिटेड एरिया में ही कंटेस्ट होते थे, विवाद होते थे, बाकी सब जगहों पर सामान्य थे। जैसे गलवान घाटी थी, गलवान घाटी विवादित क्षेत्र में नहीं आती थी। गलवान घाटी सामान्यतः माना जाता था, क्योंकि क्लियरली डिमार्केटेड लाइन तो नहीं थी, लेकिन दोनों अंडरस्टूड था। लेकिन अभी ये गलवान घाटी को भी बोल रहे हैं कि ये भी विवादित है। तो ऐसी चीज़ें थी। तो अभी जो है जाहिर सी बात, जो चाइना का स्टैंड चेंज हुआ है, जैसे कि आप समझ रहे हैं, थोड़ा सा एग्रेसिव पॉलिसी अपना रही है चाइनीज़ पीपल्स लिबरेशन आर्मी। इसका कारण क्या हो सकता है, जैसे कि हमने जम्मू एंड कश्मीर राज्य को 2 केंद्रशासित प्रदेशों में बांटा है, तो चाइना इससे भी थोड़ा सा जो है आश्चर्यचकित हुआ होगा और इसलिए सतर्क हुआ होगा। और हमारे संबंध यूएसए से काफ़ी बेहतर हो रहे हैं, इससे भी प्रतिक्रिया रूप में चाइना ऐसी गतिविधियाँ कर रहा होगा, ये चीज़ बताई जा रही है। तो मतलब ओवरऑल इस आर्टिकल का निष्कर्ष ये है कि जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है वो अभी एग्रेसिव हो गई है। और एग्रेसिव होने के कारण क्या है, जम्मू एंड कश्मीर का डिवीज़न होना 2 यूनियन टेरिटरीज़ में, और हमारे यूएसए से संबंध बेहतर होना, ये चीज़ें बताई जा रही है। जैसे कि आप जानते हैं यूएसए और चाइना जो है एक दूसरे को प्रतिद्वंदी मानते हैं।
जयराम फ्लेज नॉट फॉर प्रोजेक्ट्स इन सेंसिटिव एरियाज। तो जो जयराम रमेश है उन्होंने जो है संवेदनशील क्षेत्रों में जो प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा, उस पर जो है उन्होंने प्रश्न चिन्ह उठाया है। तो जैसे कि देखेंगे हाल ही दिनों में दिबांग घाटी में, जो अरुणाचल प्रदेश में दिबांग घाटी में जो है कुछ प्रोजेक्ट को, कोल माइनिंग प्रोजेक्ट को दिहांग पटकई एलिफेंट रिजर्व में असम में अनुमति दी गई है। और भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से जो एक हाईवे जाने का प्रस्ताव है उसको भी ग्रीन मतलब नोट दे दिया गया है। तो कहने मतलब इन संवेदनशील क्षेत्रों से जो कुछ प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा, तो वही जयराम रमेश जी प्रश्न चिन्ह उठाते हैं कि ये उचित नहीं है, ये तो नॉर्मल दिनों में नहीं संभव, नॉर्मल दिनों में उचित नहीं था, तो अभी तो कोविड-19 है, आप ये क्या कर रहे हैं। तो ये हमको जानना है। जैसे कि एक एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होता है, हमने पढ़ा है कि कोई प्रोजेक्ट होता है उसको पहले मंजूरी लेनी होती है एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री से कि वो एनवायरनमेंट को कोई क्षति तो नहीं पहुंचा रहा है। तो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने इन सबको नोट दे दिया है, मतलब परमिशन दे दी कि आप लोग प्रोजेक्ट जारी करिए, तो उसी पर इन्होंने प्रश्न उठाया है। अगली न्यूज है नेहाल मोदीज प्रोफाइल बैक ऑन इंटरपोल साइट। तो नेहाल मोदी जो नीरव मोदी के भतीजे हैं, उनकी प्रोफाइल इंटरपोल साइट पे अपडेट कर दी गई है। तो इनके खिलाफ रेड नोटिस जारी किया गया है। इंटरपोल क्या है? इंटरनेशनल पुलिस, यानी कि ऐसी पुलिस ऑर्गेनाइजेशन जो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कार्य करती है। जैसे भारत का कोई अपराधी है दूसरे देश में है, तो भारत की पुलिस तो वहाँ कार्य नहीं कर सकती है, तो वो इंटरपोल से कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो इंटरपोल उसकी हेल्प करती है अगर कुछ देश दूसरे देश में है। तो इनके खिलाफ अभी रेड नोटिस जारी कर दिया गया है। तो जो इंटरपोल है कई नोटिस जारी करती है, जैसे कि रेड नोटिस, ब्लैक नोटिस, येलो नोटिस, ग्रीन नोटिस। तो इन नोटिसों का क्या मतलब होता है हम थोड़ा सा जान लेंगे। जैसे रेड नोटिस का मतलब ही हुआ जिस व्यक्ति के खिलाफ रेड नोटिस जारी कर दी जाएगी, उस देश में जिस भी देश में वो भागोड़ा रहेगा, भाग के गया रहेगा, उस देश की पुलिस उसे पकड़कर और उसके वास्तविक देश में जो है एक्स्ट्राडिट कर देगी। अच्छा, ब्लैक नोटिस क्या है? ब्लैक नोटिस यानी कोई डेड बॉडी या कोई बॉडी पाई जाती है जिसको पहचान नहीं की जा सकती है, तो उस बॉडी को पहचान करने के लिए ब्लैक नोटिस जो है किया जाता है, डिक्लेयर किया मतलब जारी की जाती है। ग्रीन नोटिस क्या है? जैसे कोई क्रिमिनल है, वो कोई क्राइम कर चुका है और संभावना है कि फिर से वो क्राइम कर सकता है, तो उसके लिए ग्रीन नोटिस एक अलर्ट जारी किया जाता है, उसको ग्रीन नोटिस बोलेंगे। तो इस तरह कई सारी नोटिसें इंटरपोल जारी करता है, ये चीज़ आपको जानने की आवश्यकता थी। अगली न्यूज है सेंटर सीक्स एफिकेसी ऑफ आयुर्वेदा। सेंटर ने आयुर्वेदा दवाओं का कोविड-19 से लड़ने में कितना महत्वपूर्ण है उसके लिए जो है एक मतलब चेक करने का प्रयास किया है। तो जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं हर्षवर्धन, वो एक चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेदिक चरक संस्थान जो नजफगढ़ में है दिल्ली में, वहाँ पे उन्होंने जो है मतलब मुआयना किया, तो देखा वहाँ पे कि वहाँ पर मुख्यतः 201 पेशेंट थे जो एडमिट किए गए थे कोविड-19 से, जो माइल्ड के सिम्टम्स थे, तो उनको ट्रीट किया गया। अभी भी वहाँ पर एक भी डेथ नहीं हुई है। तो इससे अच्छे संकेत है कि आयुर्वेदा हमारा जो है कोविड-19 से लड़ने में काफ़ी हेल्पफुल है। तो ये चीज़, लेकिन एक चीज़ आपको मैं स्पष्ट कर दूँ, आयुर्वेद में कोई दवा नहीं बनी है, लेकिन आप जानते हैं कोविड-19 के लिए तो वैसे भी दवा नहीं है। तो जो माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, जैसे बुखार है तो बुखार की दवा, जुकाम है तो जुकाम की दवा, तबीयत खराब या दर्द हो रहा है दर्द की दवा, ऐसे दवाएँ प्रयोग की जाती हैं। तो आयुर्वेदा जो इंस्टीट्यूट है ये हमारा चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद चरक संस्थान नजफगढ़ में, इसने काफ़ी अच्छे से डील किया है। तो आयुर्वेदा की एफिकेसी पे भी जो है मतलब विचार करने का जो है एक संकेत मिलता है इससे। आयुर्वेदा हमको जानना होगा, जो आयुर्वेद संबंधी मामले हैं आपका स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आते हैं। इसके लिए एक अलग मंत्रालय गठन किया गया है, आयुष मंत्रालय, जिसमें आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, सोवरिग्पा, ये सारी चीज़ें आती हैं। आपको ये चीज़ जानने की आवश्यकता है, स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आती हैं ये सब। हावड़ाज बोटेनिकल गार्डन नाउ अ ग्रेवयार्ड ऑफ 1000 ट्रीज। तो जैसे कि आप जानते हैं अम्फान चक्रवात पश्चिम बंगाल को बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया था उसने, तो वहाँ पे जो एक बोटेनिकल गार्डन है उसका नाम है आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटेनिकल गार्डन, शिवपुर में है। तो इसमें लगभग 1000 से ज़्यादा पेड़ गिर चुके हैं। बोटेनिकल गार्डन क्या होता है? जो हमारे बॉटनी रिलेटेड, यानी कि जो पेड़ पौधे संबंधी वनस्पतियों की डाइवर्सिटीज़ को संरक्षित किया रहता है उसके ओरिजिनल फॉर्म में, उसे बोटेनिकल गार्डन बोलते हैं। तो उसमें 1000 से ज़्यादा ट्रीज अभी गिर चुके हैं अम्फान चक्रवात की वजह से। अगली महत्वपूर्ण न्यूज़ है हमारी, यूएस पुशिंग रिलेशंस टू ब्रिंक अप न्यू कोल्ड वॉर चाइना। तो चाइना बोल रहा है कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वो यूएसए और चाइना के संबंधों को नए शीत युद्ध की तरफ ले जा रहा है। जैसे कि आप जानते हैं यूएसए हमेशा आरोप लगाता है कि जो कोविड-19 है ये चाइनीज़ वायरस है, चाइना से ने इसको जानबूझकर ओरिजिनेट किया है सब विश्व को खतरे में डालने के लिए। और चीन ने इसके स्पष्टीकरण के लिए भी बोला है कि WHO के नेतृत्व में अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय जाँच होनी चाहती है तो हम जाँच के लिए भी तैयार हैं, आप जाँच कर सकते हैं। अगली न्यूज है थाउजेंड्स रैली इन हांगकांग अगेंस्ट लॉ। तो हांगकांग में हज़ारों लोग ने, जो नया लॉ ला रहा है चाइना जैसे कि नया लॉ ला रहा है, हमने बात किया था उसमें क्या है कि वो
उसको कुछ अधिकार दिए जाएंगे चाइनीज़ मिलिट्री को कि जो है हांगकांग के सुरक्षा संबंधी मामलों पर हस्तक्षेप कर सके। अभी वर्तमान में स्थिति क्या है कि चाइनीज़ मिलिट्री या चाइनीज़ पुलिस हांगकांग में जाके शक्ति अपना जो है नहीं प्रयोग कर सकती है, लेकिन इस लॉ के बाद जो है चाइनीज़ आर्मी को या चाइनीज़ मिलिट्री को ताकत पावर मिलेगी कि अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी हांगकांग में सेटअप करें और उसके बाद यदि कोई मामला गंभीर होता है तो वहाँ पर वो शिफ्ट भी की जा सकती है। तो इससे हांगकांग के अधिकारों को जाहिर सी बात जो है सीमित कर दिया जाएगा। इसी के खिलाफ हांगकांग के हजारों लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। घनी वोज टू एक्सपेडाइट प्रिजनर्स रिलीज। जो अशरफ घनी अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने जो है अपना इच्छा जाहिर की है, मजबूती जाहिर की, जब अफगानिस्तान के जो अफगान सेना है और तालिबान है, दोनों ने अभी 3 दिन का ईद के मौके पे मतलब सीज फायर एग्रीमेंट साइन किया है, यानी 3 दिन तक हम लोग कोई हिंसक गतिविधि नहीं करेंगे। तो इस विश्वास को और बढ़ाने के लिए घनी ने बोला है कि अगर ठीक है, अगर आप 1 कदम आते हैं तो देश की शांति के लिए हम आप 2 कदम आगे आएंगे। तो इसी में उन्होंने कहा है कि हम जल्दी 5000 तालिबानी प्रिजनर्स कैदियों को रिहा करेंगे, उसके बदले आप 1000 अफगान सोल्जर्स को रिहा करें। तो जब इससे विश्वास बढ़ेगा तो शांति की तरफ अफगानिस्तान बढ़ेगा, और अफगानिस्तान शांत होगा, जाहिर सी बात दक्षिण एशियाई क्षेत्र शांत होगा और वैश्विक समस्या में एक बहुत बड़ा हल निकलेगा। अगली न्यूज है ऑस्ट्रेलिया टू रिज्यूम टूरिज्म इन विक्टोरिया। तो विक्टोरिया एक राज्य है ऑस्ट्रेलिया का, वहाँ पर आप जानते हैं बुश फायर हुई थी पिछले कुछ महीनों पहले। तो बुश फायर हुई थी तो वहाँ की पूरा जो टूरिज्म सेक्टर है उसको स्टॉप कर दिया गया था। अभी सब नॉर्मलाइज होने के बाद विक्टोरिया राज्य में टूरिज्म को खोल दिया है ऑस्ट्रेलिया ने। अगली महत्वपूर्ण न्यूज़ है बाइसिकल गर्ल ज्योति टू अपियर फॉर CFI ट्रायल्स। तो जो बाइसिकल गर्ल है, जो बिहार की एक लड़की अपने 1300 किलोमीटर साइकिल पर अपने जो है बीमार पिता को लेकर गई थी बिहार, उसको जो साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने ऑफ़र दिया था कि आप साइकिलिंग ट्रायल के लिए आइए, तो उसके पिता ने बोला है कि हम इसको साइकिलिंग ट्रायल के लिए भेजेंगे। अगली न्यूज़ है 2749 खेलो एथलीट्स गेट्स 30,000 रुपीज़ ईच। तो 2749 खेलो एथलीट्स जो है उनको 30,000 रुपये मिला सबको मिलेगा। तो खेलो इंडिया गेम्स एक होता है। खेलो इंडिया गेम्स में क्या है, ये एक जो है आपका स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स है, युवा मामलों का मंत्रालय, वो एक ऑर्गेनाइज कराती है कार्यक्रम। इसके तहत जो भी 1000 सबसे टॉप खिलाड़ी होते हैं उनको 5 लाख रुपये प्रतिवर्ष 8 सालों तक दिया जाता है, ताकि वो अच्छे से ट्रेनिंग कर सके और वर्ल्ड लेवल एथलीट बन सकें। तो ये था हमारा खेलो इंडिया गेम से संबंधित। ईडन एस्केप्स अम्फान रायत। तो अम्फान चक्रवात आया था पश्चिम बंगाल में, उससे जो है ईडन गार्डन स्टेडियम जो क्रिकेट स्टेडियम है उससे थोड़ा बहुत प्रभावित हुआ, लेकिन मुख्यतः मूल रूप से वो बचा रह गया। तो एक चीज़ हमको जानने की आवश्यकता यहाँ पे है, ईडन गार्डन स्टेडियम किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में, आपको जानने की आवश्यकता है। फ्रेश लीक्स ऑफ पर्सनल डिटेल्स डिटेक्टेड ऑन डार्क वेब। तो डार्क वेब पे और कुछ नए लीक आए हैं डाटा के, यानी अब जैसे कि हमने 2 दिन पहले कल ही जो है बात डिस्कस की थी कि लगभग 2.5 लाख जो है जॉब सीकर्स का डाटा लीक हो गया है और वो डार्कनेट पे चला गया है। डार्कनेट क्या था, हमने बात की थी कि जिस पे कोई कंट्री की गवर्नमेंट सर्विलांस ना कर पा रही हो या एजेंसी सर्विलांस ना कर पा रही हो, क्योंकि वो डाटा सारा इनक्रिप्टेड फॉर्म में है और वो इलीगल यूज किया जा सकता है, उसको मिसयूज किया जा सकता है, पायरेट किया जा सकता है। तो इन सब समस्याओं से वो ग्रसित होता है। तो अभी एक नया लीक और मामला सामने आया है जो डार्क वेब पे किया गया है। तो मतलब यहाँ पर जैसे डाटा प्राइवेसी बड़ा इशू है और कैसे जो है लोग डाटा लीक हो जा रहा है, इस सब चीज़ को एक और हमें गंभीर रूप से देखने की आवश्यकता है। तो ये थी आज की हमारी न्यूज़ डिस्कशन। इससे संबंधित हम प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जिनको आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार है, फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। इसका गठन फॉरेनर्स एक्ट 1946 के तहत फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल आर्डर 1964 के तहत होता है। ये एक अर्धन्यायिक संस्था है। इसका प्रावधान केवल असम में है। इसका सदस्य केवल सेवानिवृत्त न्यायाधीश ही हो सकते हैं। इनको आप सही विकल्पों को जवाब देना है, केवल 1, 1 व 2, 1, 2 व 3 या उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, राफेल विमान किस देश से आयात किया जा रहा है? तो आयात यहाँ पे रहेगा, आहत लिखा है वो गलत हो गया है। USA, रूस, फ्रांस, जर्मनी। ईडन गार्डन स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, पंजाब। एक प्रश्न और आपका है जिसको आपको जवाब देना है लिखकर, आयुर्वेद किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये था हमारा आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।